हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग का अगला सेट को डिस्कस करेंगे और इस सेट का पहला क्वेश्चन है, ए से ई तक 5 विभिन्न मकान एक पंक्ति में बने हुए हैं और ए जो है बी के दाईं ओर है। ए कहाँ है? बी के दाईं ओर है। जब कुछ भी नहीं दिया गया है कि पंक्ति में जो मकान बने हुए नॉर्थ की तरफ उसका फेस है कि दक्षिण की तरफ फेस है, हम मान लेंगे कि सभी कोई किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। नॉर्थ डायरेक्शन में सब फेस कर रहा है और जब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा तो बाएं बोलेंगे तो ऐसे और दाएं बोलेंगे तो ऐसे चलेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है ए जो है बी के दाईं ओर है। ए कहाँ है? बी के दाईं ओर है। तो बी के दाईं ओर कौन है? ए है। तो बी के दाईं ओर ए हो गया। ठीक है, दाईं ओर ए हो गया। बी जो है किधर है? बी के ए जो है बी के दाईं ओर हो गया और ई जो है सी के बाईं ओर हो गया। ई किधर है? सी के बाईं ओर हो गया, इस साइड में। और तथा ए के दाईं ओर है, यानी ई जो है तथा किसके लिए है? ई के लिए ही है। ई जो है ए के दाईं ओर है। ए के दाईं ओर ई हो गया, इस साइड में अगर इसमें देख लें तो। और साथ ही बी जो है डी के दाईं ओर है। बी किधर है? डी के दाईं ओर है, मतलब इस टाइप में है। ठीक है, अगर सबको हम मिला दें, इन दोनों को मिला देंगे तो किस तरह बन जाएगा? बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको भी यहाँ लिख दें तो यहाँ दे डी हो जाएगा। तो ये मेरा अरेंजमेंट हो गया। जब ये मेरा अरेंजमेंट हो गया तो हमको पूछ रहा है कि तब बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है? ए मकान है। ठीक है, ए मकान जो है बीच में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब, और इसी में एक चीज नोट करना है कि जब अगर दक्षिण की ओर मुख करके सभी मकान बने हुए हैं, सभी का मकान का जो फेसिंग दक्षिण की ओर है, तो जब बाएं बोलेंगे तो इस साइड। ठीक है, अगर साउथ डायरेक्शन है, बायां बोला तो इस साइड हो जाएगा। जब साउथ में है तो बायां बोला तो इधर और दायां बोले तो इधर। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग में सतीश का स्थान ऊपर से 18वां है। ठीक है, ऊपर से सतीश कितना है? 18th है। ठीक है, और नीचे से जो है रोहित का स्थान कितना है? रोहित का 28 है। और टोटल में जो है कितने छात्र हैं? 38 छात्र हैं। ठीक है, टोटल में कितने हैं? 34 छात्र हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जब इन दोनों का जो ऐड करते हैं पोजीशंस को, 18 + 28, तो यहाँ कितना आ जाता है? 46 आ जाता है। जबकि मेरा कैंडिडेट ओनली कितना है? 34 है। इसका मतलब ये हो गया कि ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी कि जरूरी नहीं है कि ऊपर से ये 18वां रैंक है, मान लेते हैं यहाँ पर सतीश है और यहाँ पर रोहित है, तो ये जरूरी नहीं है कि इधर से ही सतीश यहाँ पर है और रोहित हो सकता है कि ऊपर से ही कह रहा है तो हो सकता है, यानी कि ओवरलैपिंग हुआ है, यानी कि यहाँ से नीचे आएगा तो इधर से हो सकता है सतीश है, 18वां रैंक है ऊपर से सतीश का, और यहाँ मान लेते हैं किधर है? रोहित है, रोहित है। ठीक है, और इसका 28 रैंक है नीचे से। अगर इन दोनों का एडिशन इससे ज़्यादा हो जाए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से, ये ओवरलैपिंग कंडीशन होता है। और इस केस में हमको क्या करना होगा कि 46 में जो इन दोनों का पोजीशन का सम है उससे हमको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को माइनस करना होगा। कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, 12 जो हो गया, अब 12 आंसर नहीं होगा, 12 में फिर हम 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 पर्सन है ना, 2 पर्सन है तो यहाँ 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ 10 हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। हम इसलिए 2 माइनस करते हैं क्योंकि ऊपर से जो अगर हम कंडीशन ऊपर से अगर हम कंसिडर करेंगे तो एक बार सतीश यहाँ भी हो गया और नीचे से करेंगे तो सतीश फिर यहाँ भी हो गया, यानी सतीश जो है मेरा 2 बार हो गया। और यहाँ से ऊपर से जो इधर से भी रोहित 1 बार हो गया और ऊपर से कंडीशन करेंगे तो रोहित 2 बार हो गया, यानी इसको जो है रोहित और सतीश को केवल 2 बार ही, क्योंकि 2 कैंडिडेट है, लेकिन हम यहाँ पर टोटल अगर कंसीडर करते हैं तो ये 4 बार आ जाता है, क्योंकि ऊपर से जब हम कंसीडर करेंगे तो रोहित 1 बार इसमें आ जाएगा, रोहित का पोजिशन है, और यहाँ पर सतीश भी 1 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कंडीशन को करने में रोहित और सतीश दोनों आ जाएगा और नीचे से ऊपर करने में रोहित और सतीश फिर से आ जाएगा, यानी कि हमको रोहित और सतीश को केवल 2 बार ही रखना है, लेकिन यहाँ 4 बार हो जाता है, इसलिए हमको 2 माइनस कर देते हैं। तो मेरा 2 क्या 10 मेरा क्या हो गया? एक्चुअल पोजीशन हो गया। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट रहेगा इन दोनों पोजीशन को ऐड करने से उसके टोटल नंबर माइनस करने के बाद उसमें हम 2 हमेशा माइनस कर देंगे। ठीक है, वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है 48 है, फिर क्या हो गया? 12 हो गया,
फिर क्या है 25 है, फिर यहाँ 5 है। उसी तरह इसमें क्या है 64 है, 16 है, 81 है, 9 है। हम देखते हैं ये कितना है 4 टाइम्स हो गया है, और इसका जो है स्क्वायर कर दिया गया है। इस नंबर का जो है क्या कर दिया गया है, स्क्वायर कर दिया गया है। 5 पर स्क्वायर हो गया 25, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह यहाँ पर क्या हो गया कि हम 64 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा। तो सेम इसी तरह हमको क्या करना है कि हमको क्या नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, 15 है, 49 है और 7 है। और सेम पैटर्न देखें तो 7 पर स्क्वायर कर दिया गया है जो कि 49 होगा, और इसी तरह क्या करेंगे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 72 इंटू 54 का अर्थ क्या होता है, 72 इंटू 54 का अर्थ क्या होता है, f होता है। तो हमको पता है f का पोजीशन क्या होता है 6 होता है, ठीक है। और इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है और इसके लास्ट डिजिट है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 6 आ जाता है। उसी तरह 59 है और यहाँ पर 21 है, तो 9 और इसके लास्ट डिजिट को ऐड कर देते हैं तो 9 + 1 = 10, और 10 किसका पोजीशन होता है, जे का पोजीशन होता है, जो जैसा कि दिया गया है। तो सेम इसी पैटर्न में 65 इंटू 28 को क्या होगा कि 8 और 5 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13, और 13 किसका होता है, m का पोजीशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 9 इंटू 3 प्लस 8 = 24 है, ठीक है। तो इसमें पैटर्न देखते हैं क्या है। इसमें पैटर्न एक्चुअली में क्या किया गया है कि पहले जैसे क्या किया गया है, मान लेते हैं a इंटू बी और प्लस c = d है। तो इसमें पैटर्न क्या किया गया है कि a को जो है b से डिवाइड कर दिया गया है और c से मल्टीप्लाई करके मेरा d लाया गया है। ये पैटर्न इसमें किया गया है, ठीक है। यानी अगर हम इसको करें तो 3 को पहले 9 को 3 से डिवाइड दे देंगे तो 9 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 3 हो गया, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। उसी तरह मेरा सेकेंड वाला दिया गया है 10 इंटू 2 प्लस 7 = 35। तो इसको क्या किया गया है कि 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 आ जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पर क्या किए हैं कि 80 इंटू 40 है प्लस 3 = 6। अगर हम इसको करेंगे 80 डिवाइड बाई 40 तो 2 हो गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 12 है इंटू 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, पहले हम 12 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, और इस 3 को ये वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा कितना 9, ठीक है। आंसर हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कितना बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मेरा ये पैटर्न फॉलो होगा, ए को हम बी से डिवाइड करेंगे और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर डी आ जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 8 मित्र है जो गोल घेरे में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। 8 मित्र है तो हम पोजीशन बना लेते हैं 8 लोग का, 8 लोग इस तरह बना लिए, और जो केंद्र की ओर सबका मुंह है। तो हमेशा किसी भी सर्कल बेस्ड प्रॉब्लम में, यानी गोला में अगर कोई आदमी बैठा हुआ है गोल घेरे में, तो 2 कंडीशन होता हुआ है कि कोई जो है सेंटर यानी कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो अगर केंद्र की तरफ मुख करके सभी बैठे हैं तो अगर बाएं बोलेगा तो हम किधर चलेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे, और दाएं बोलेगा तो किधर चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। और केंद्र के विपरीत अगर है, केंद्र के विपरीत, अगर केंद्र के विपरीत यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, केंद्र के आउटवर्ड यानी कि बाहर तरफ मुख करके बैठा हुआ है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इधर बोलेंगे घड़ी के दिशा में तो दायां, और इधर बोलेंगे तो बायां घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि बायां बोलेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दाएं बोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर कह रहा है कि डी जो है बी और जी के बीच में है, तो हमको पता नहीं है डी और बी कहाँ बैठाएंगे, तो यहाँ नोट करके लिख लेते हैं कि डी जो है बी और जी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, डी जो है बी और जी के बीच में बैठा है। एफ ए और एच के बीच में है, एफ जो है ए और एच के बीच में है, और यहाँ एक सटीक
दिया हुआ स्टेटमेंट कि ई जो है ए के दाईं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ये मेरा क्या है, डायरेक्ट स्टेटमेंट, और इसको नोट करके हम डायरेक्टली इसमें बैठा सकते हैं। ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर कह रहा है तो हमको केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, तो दाईं ओर घड़ी के विपरीत दिशा में लेना होगा, यानी इधर से लेना होगा। तो ए के दाईं ओर कौन है दूसरे स्थान पर, तो ए यहाँ है, तो 1 और 2 यहाँ पर कौन किसको ले लेंगे, ई को ले लेंगे। ठीक है, ई को ले लेंगे। उसके बाद क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से एक स्थिति क्या होगी, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर क्या हो गया, ए और ई का तो पता चल गया, और अगर इससे देखें ए और एच के बीच में एफ बैठा हुआ है, तो ए और एच के बीच में, तो एच तो यहाँ नहीं बैठाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एच बैठा हुआ है, तो एक छोड़ के एच हम यहाँ बैठाएंगे, और बीच में तब कौन हो जाएगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और बी डी जी, बी डी जी, तो बी डी जी तो किधर से भी होगा हमको नहीं मालूम है कि डी जो है बी और जी के बीच में बैठा हुआ है, हो सकता है कि बी यहाँ पर होगा और जी यहाँ पर है, हो सकता है कि जी यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि डी कहाँ पर होगा, बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पर जो बच गया वो यहाँ पर होगा, तो कौन सा बच गया, मेरा सी बच गया, तो सी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक स्थिति क्या होगी। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है कि ए में ऑप्शन में दिया गया है कि एफ के बाईं ओर, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्थिति कहाँ होगी, ए यहाँ है तो एफ यहाँ पर है, एफ के बाईं ओर है। पहला में कहा गया है ए कहाँ पर है, एफ के बाईं ओर है, लेकिन ए जो है एफ के किधर है, दाईं ओर है, एंटी क्लॉकवाइज में है, तो पहला तो नहीं होगा ए नंबर। बी ऑप्शन में कहा गया है ई और एफ के बीच में, ए देखिए ई यहाँ है और एफ यहाँ है, तो बीच में ए और सी दोनों है, तो इसको हम पेंडिंग में रखते हैं, ये हम कह नहीं सकते क्योंकि ए और सी के दोनों बीच में है, 2 है यहाँ पर। ठीक है, सी में देखते हैं कि सी ये कहा गया है कि एफ के दाईं ओर है, तो ये बिल्कुल सही है कि एफ के दाईं ओर है, ये सटीक मेरा आंसर हो गया कि एफ के दाईं ओर है, ये बिल्कुल सही है, तो इसको भी हम गलत मान लेते हैं। और डी तो तब अगर ये सही हो गया तो डी तो पता नहीं लगा सकता, बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये मेरा करेक्ट आंसर है।